दिसंबर का महीना और चेल्सी में कोई ड्रामा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस बार फुटबॉलिंग रीजंस की वजह से नहीं, ऑफ द फील्ड रीजंस की वजह से ड्रामे हो रखे हैं। मिखाइलो मुद्रिक पॉजिटिव पाए गए हैं एक डोपिंग टेस्ट में और प्रोविजनली उन पर बैन लगा दिया गया है। अब वो फुटबॉल मैचेस नहीं खेल सकते जब तक एक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती। तो न्यूज ये है कि मुद्रिक का एक डोपिंग टेस्ट हुआ था और उनके सैंपल में मेल्डोनियम की मात्रा पाई गई है, जिसके कारण उनको बैन कर दिया गया है क्योंकि ये पॉलिसीज के अगेंस्ट है, रूल्स के अगेंस्ट है वाडा के। जिसका मतलब ये है कि उन्होंने परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स लिए थे और अभी उनका एक और सैंपल टेस्ट होना बाकी है। एक ए सैंपल में ये रिजल्ट आया, अगर बी सैंपल में भी कुछ इसी तरीके के रिजल्ट्स आते हैं तो हो सकता है उन पर 4 साल तक का बैन भी लगा दिया जाए फुटबॉल खेलने से। तो काफी सेंसिटिव मैटर होता है जब एक फुटबॉलर डोपिंग में फंसता है और कारण उसके पीछे अगर हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फुटबॉलर्स तो यही मेंटेन करते हैं कि हमें नहीं पता था, हमको कुछ आइडिया नहीं था कि ये कैसे हुआ है। मुद्रिक का भी अगर आप इंस्टाग्राम पोस्ट से देखेंगे तो उन्होंने भी यही कहा है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता और ये कैसे मेरे सिस्टम में आया है मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ है यहाँ पर। चेल्सी ने स्टेटमेंट डाल दिया इसके रिगार्डिंग। इसका मतलब मैटर बहुत ज्यादा सीरियस है और एक्चुअली में मुद्रिक के बैन होने की यहाँ पर हम एक पॉसिबिलिटी को देख सकते हैं। तो क्या यहाँ पर मुद्रिक की गलती है, क्या उनके ट्रेनर की गलती है, क्या कोई मेडिकेशन में ये चीज हो गई है, क्या मुद्रिक ने जानबूझ के परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स लिए हैं, या क्या एक्चुअली में उनकी गलती थी या किसी और की गलती थी, अब ये सब तो हम नहीं जान पाएंगे अभी। लेकिन मेरा आज इस वीडियो का मुद्दा ये है कि डोपिंग का सीन होता क्यों है इतना फुटबॉल में, और हर बार कुछ दिनों में हमको पता चलता है कि एक फुटबॉलर ने डोपिंग की, एक फुटबॉलर का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आ गया, उसको बैन कर दिया गया। अभी रिसेंट इसके जो एक हाई प्रोफाइल फुटबॉलर बैन हुए थे उनका नाम है पॉल पॉगबा। पॉल पॉगबा गए यूवेंटस मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ के, उनका भी एक डोपिंग टेस्ट हुआ, वो पॉजिटिव पाए गए। 4 साल का उन पे बैन लगा था लेकिन फिर उसको कम करके 18 महीने का ही कर दिया गया, लेकिन अभी तक वो बैंड है और डोपिंग के इस सिलसिले में पकड़े जाने वाले वो पहले फुटबॉलर नहीं है। अगर आप एक बार विकीपीडिया पे जाएंगे ना, डोपिंग इन फुटबॉल टाइप करेंगे आप गूगल पे और विकीपीडिया पे आप जाएंगे तो बहुत सारे फुटबॉलर्स हैं जहां पर आपको मिल जाएगा, लाइन से आपको उनकी लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन है जिनको डोपिंग में पकड़ा गया या किसी तरीके का उन पे फाइन या बैन तो लगा ही है। इसमें कुछ हाई प्रोफाइल फुटबॉलर्स हैं जैसे समीर नाजरी हैं, एरिक कैंटोना हैं, पेप गुआर्डियोला का नाम भी आपको इस लिस्ट में मिलता है, याप स्टाम, आंद्रे ओनाना, पॉल पॉगबा की मैंने बात कर ली, डिएगो मैराडोना इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगर हम डोपिंग और बैंड सब्सटेंसेस की बात करें फुटबॉल में तो इसको जो लाने वाले थे लाइट में सबसे ज़्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया में, ये डिएगो मैराडोना से शुरू हुई थी बातें। जब 1991 में एक बार उनको कोकेन करते हुए पकड़ा गया था, तो वो तो खैर कोई परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग नहीं होता इन माई ओपिनियन, मतलब मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ होती है। लेकिन 94 में उनको फिर से एक ड्रग टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया था जिसके कारण उन पर फिर बैन लगा दिया गया था। और ये अभी से ही नहीं हो रहा है, या ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कुछ फुटबॉलर्स के साथ होता है, बहुत फुटबॉलर्स इसमें दोषी पाए गए हैं। कभी कभी उन पे 6 महीने का बैन लग जाता है, कभी उन पे 18 महीने का बैन लग जाता है, कभी लंबे लंबे बैन लग जाते हैं। लेकिन आप अगर ये लिस्ट देखेंगे ना, इतनी बड़ी लिस्ट है कि 2 पेज इनको बनाने पड़े अल्फाबेटिक ऑर्डर में इसको डालने के लिए। बहुत छोटी लिस्ट नहीं है ये कोई कि आप कहें कि 10 बस 25-30 फुटबॉलर्स ही हैं आज तक जो डोपिंग में पाए गए हैं। आई थिंक इसमें 100 से ज़्यादा नाम होंगे, और भी ज़्यादा नाम होंगे, ये तो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ। तो लिस्ट आपके सामने है। ये वो प्लेयर्स हैं जो कभी ना कभी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम डोपिंग के लिए बैन हुए हैं या इनके डोपिंग के टेस्ट में पकड़े गए हैं। तो ये चक्कर क्या है, ये डोपिंग का माजरा क्या है, मामला क्या है, ये पूरा ये डोपिंग का सीन कहाँ से आया। तो मेरा इस वीडियो का मुद्दा यही है आपसे शेयर करने का कि डोपिंग का पूरा सीन क्या है और क्यों प्लेयर्स डोपिंग का सहारा लेते हैं, क्या होता है इनसे, कौन कौन से ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं और कौन सी मेजर स्टोरीज हैं जो अनकवर हुई हैं डोपिंग स्कैंडल्स में। तो सबसे पहले तो जो मैंने फुटबॉलर्स के नाम लिए वो तो आप लिस्ट देख ही सकते हैं, स्क्रीन पॉज करके आप देख सकते हैं, आपको रेडिली अवेलेबल भी मिल जाएगी गूगल पे। जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किए जाने वाले परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स हैं उसमें इंक्लूडेड है स्टेनोजोलॉल, नेंड्रोलोन और मेटेंडाइनोन, जिसको डायनाबॉल के नाम से भी जाना जाता है, और ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। अब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स वो स्टेरॉइड्स होते हैं जो बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं मिस्टर ओलंपिया वगैरह कंपीट करने के लिए, जो मोस्टली बॉडी बिल्डर्स अपने मसल एनहांस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं ज्यादा मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नहीं जाऊंगा बिकॉज वो इस वीडियो का पॉइंट नहीं है। बेसिकली एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद करते हैं, आपको हेल्प करेंगे कि आप मसल गेन जल्दी करेंगे, मदद करेंगे आपका फैट लॉस करने में, और आपकी जो रिकवरी होगी ना, जैसे अगर आप फुटबॉल खेलते हैं, आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो रिकवरी आपकी जल्दी हो जाती है स्टेरॉइड से। तो स्टेरॉइड्स बेसिकली बॉडी बिल्डर्स के लिए क्या काम करते हैं, जैसे आप अगर नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग करते हैं या आप नॉर्मल जिम वगैरह जाते हैं तो आपका मसल ब्रेकडाउन होता है,
तो मसल ब्रेकडाउन होता है तो उसको रिपेयर करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो एक बैलेंस डाइट चाहिए होती है जिसमें प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो आपके मसल रिपेयर में मदद करता है। उसके अलावा आपको बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होगा, और माइक्रोज भी आपको जो विटामिन एंड मिनरल्स है वो भी लेने पड़ते हैं, जिससे आप एक बैलेंस डाइट रखते हैं और आपकी रिकवरी में काफ़ी मदद करते हैं ये प्रॉपर रेस्ट के साथ। तो ये एक तरीके से एक स्पीड से रिकवरी होगी अगर आप इन चीज़ों के सारे रिकवर होंगे। ये जो स्टेरॉइड्स होते हैं आपकी रिकवरी की प्रोसेस में काफ़ी तेजी ले आते हैं, और जो आप नेचुरल तरीके से रिकवर करेंगे वो आप स्टेरॉइड से काफ़ी आसानी से अचीव कर लेते हैं। तो आपकी रिकवरी भी अच्छी हो जाती है, प्लस आप में स्ट्रेंथ भी ज़्यादा बढ़ जाती है पहले से। स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, नहीं लेने चाहिए स्टेरॉइड्स आम लोगों को, बट उसकी बात नहीं करेंगे। ये आप चेक कर सकते हैं, कोई भी आप मेडिकल रिसर्चेस पढ़ सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे। मेरा स्टेरॉइड्स के फायदे नुकसान बताने का मतलब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं आपको रिकवरी फास्ट करनी है आप जाके स्टेरॉइड्स ले लें ये वीडियो देख के, नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टेरॉइड्स आपको नहीं लेने हैं, डॉक्टर की और मेडिकल प्रोफेशनल्स की गाइडेंस में आपको ये सब करना है। मैं बस आपको बता रहा हूं कि एथलीट्स और फुटबॉलर्स इन सब चीज़ों का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो नाउ द डिस्क्लेमर इज आउट ऑफ द वे। तो इस तरीके के स्टेरॉइड्स अक्सर बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं, लेकिन फुटबॉलर्स को भी यूज करते हुए पाया गया है। 90s में डोपिंग के केस में बहुत सारे फुटबॉलर्स को दोषी पाया गया था, सीरिया में स्पेशली। एक पॉडकास्ट हुआ था कुछ समय पहले जिसमें गैरी नेविल, रॉय कीन, इयन राइट, जेमी कैरिगर वगैरह बैठे हुए थे, और वो डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से जब वो इटालियन टीम्स के अगेंस्ट खेलते थे 90s में चैंपियंस लीग के मैचेस, नाम ऑब्वियसली उन्होंने नहीं लिया पर ऐसे बोला था, अ कपल ऑफ इटालियन टीम्स। तो एक हाई इंटेंसिटी मैच होता था, और जब ये लोग खेल के आते थे वापस वो मैच, तो ये तो एकदम थक चुके होते थे, ऐसा लगता था कि भाई अब 2 हफ्ते तक तो हम फुटबॉल फील्ड पे कदम भी नहीं रख पाएंगे। दूसरी तरफ जो सामने वाली टीम होती थी, जो इटालियन प्लेयर्स होते थे, वो ऐसा लगता था कि 90 मिनट खेलने के बाद एक और मैच खेल सकते हैं तुरंत ही। थकते नहीं थे वो, उनकी फिजिकलिटी, स्पीड और सब कुछ उनका अलग लेवल पे होता था। रिकवर भी वो काफ़ी जल्दी कर जाते थे, और उनको देख के लगता ही नहीं था कि बहुत इंटेंस मैचेस खेल रहे हैं बहुत कम समय में। इस चीज़ के बारे में सर एलेक्स फर्गसन से भी एक बार पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि यूनाइटेड को 90s में और ज़्यादा यूरोपियन सक्सेस मिलनी चाहिए थी, बट इटालियन टीम्स बहुत ज़्यादा उस समय अच्छी थी, इसलिए यूनाइटेड उस समय चैंपियंस लीग इतना रेगुलरली नहीं जीत पाई। और जैसा मैंने कहा कि डोपिंग तो डिएगो मैराडोना के टाइम पे ही थी, सीरिया में जब वो नापोली के लिए खेल रहे थे। 2004 में इस चीज़ का खुलासा हुआ जब यूवेंटस के एक डॉक्टर को ट्रायल पे लिया गया और उनको दोषी पाया गया। उन्होंने 1994 से लेकर 1998 तक परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स दिए थे यूवेंटस के प्लेयर्स को। उनका नाम था रिकार्डो एग्रीकोला। रिकार्डो एग्रीकोला टीम डॉक्टर थे यूवेंटस के, और वो प्लेयर्स की डाइट में या उनके रिकवरी मेथड्स में इन परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स को इंट्रोड्यूस करते थे, जिससे यूवेंटस के प्लेयर्स बेटर फुटबॉल खेले कंपेयर टू देयर ओपोनेंट्स फील्ड पे। जब रिकार्डो एग्रीकोला इसके दोषी पाया गया तब उनको 22 महीने जेल की सजा सुनाई गई। अब इस सब की शुरुआत कैसे हुई थी, तो 1999 में रोमा के मैनेजर थे फाबियो कपेलो। फाबियो कपेलो ने एक इंटरव्यू में उस समय कहा कि फुटबॉल नीड्स टू बी फार्मेसी फ्री। उस समय इतनी ज्यादा डोपिंग हो रही थी सीरिया में कि बहुत मुश्किल हो गया था कुछ टीम्स के अगेंस्ट खेलना। सबको सब कुछ पता था, लेकिन उसके अगेंस्ट एक्शन कुछ नहीं लिया गया था। लेकिन जैसे जैसे एंटी डोपिंग के कानून कड़े होते जा रहे थे, इन सब रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज को भी सीरियसली लिया जा रहा था। तो फाबियो कपेलो के इस इंटरव्यू की वजह से इन्वेस्टिगेशन हुई थी यूवेंटस में, और ऐसा कहा जाता है जब क्लब पे रेड पड़ी और रिकार्डो एग्रीकोला को पकड़ा गया तो 200 से ज्यादा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बरामद हुए थे जब यूवेंटस पे छापा पड़ा था। तो उस समय तो किसी प्लेयर पे इतनी ज्यादा कार्रवाई हुई नहीं थी। रिकार्डो एग्रीकोला को इसके लिए दोषी पाया गया और उनको फिर सजा दी गई अल्टीमेटली इस चीज के लिए। आपको पता है डोपिंग के चलते पेप गार्डियोला भी काफी ज्यादा मुश्किलों में थे। एक बार पेप गार्डियोला सीरिया में जब रोमा के लिए खेल रहे थे तो 2 बार उनको नैंड्रोनॉल के लिए पॉजिटिव टेस्ट किया गया था। 4 महीने का उन पे बैन लगा और 7 महीने की उनको जेल की सजा भी मिली थी, लेकिन उस समय एक टेक्निकलिटी पे वो छूट गए थे। उन्होंने उस समय ये दलील दी थी कि एक मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से मुझे कुछ दवाइयां लेनी पड़ती हैं। अब उसमें ये सब्सटेंस था तो मुझे पता नहीं था, तो एक कोर्ट ने मानने से मना कर दिया था, लेकिन उनको जेल नहीं हुई थी और कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स पे उनको छोड़ दिया गया था। 2001 में जब फ्रैंक डिबोर बार्सिलोना के लिए खेल रहे थे तो उनको भी नैंड्रोलोन के लिए पॉजिटिव टेस्ट किया गया था, और उस समय जो शख्स लाइमलाइट में आए थे वो थे डॉक्टर रेमोन सेगुरा, जो कि बार्सिलोना के डॉक्टर थे और पेप गार्डियोला के पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट भी थे जब वो इटली में खेल रहे थे। तो क्लियरली शक इसलिए उन पे गया था क्योंकि फ्रैंक डिबोर और गार्डियोला से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे सेगुरा, और मैजिक शेक्स देने के लिए जाने जाते थे वो प्लेयर्स को उस समय। और पेप गार्डियोला का भी जो केस हुआ था जहां पे उनको 4 महीने का बैन लगा था और जेल की सजा हुई थी, फिर बाद में उनको क्लियर कर दिया गया था, सेम साल में ही हुआ था। वो चीज भी 2001 में ही हुई थी। तो आप कह सकते हैं कि एक ही डॉक्टर के 2 केसेस पे इन्वेस्टिगेशन हुई थी बैंड सब्सटेंसेस को लेकर, और वो सब्सटेंस भी सेम था। अब एक कंस्पिरेसी थ्योरी ये है कि जब 2008 में पेप गार्डियोला बार्सिलोना के मैनेजर बने थे तो उन्होंने डॉक्टर रेमोन सेगोरा को क्लब का न्यूट्रिशनिस्ट हायर किया था। अब देखिए मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो आपको लगेगा कि मैं फालतू में बिना किसी सबूत के एलिगेशंस उछाल रहा हूं। अब क्योंकि स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन भी 2013 तक ब्लड टेस्ट नहीं कराती थी,
थी, तो उस समय ऐसा नहीं था कि बहुत आसान होता था प्लेयर्स को पकड़ना। लेकिन कुछ कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट्स का मानना यह है कि जो सक्सेस अचीव की पेप गार्डियोला और बार्सिलोना ने, वहां पे शायद पीईडीज का इस्तेमाल हुआ था। मेसी को 2 साल में 6 मसल इंजरी हुई थी, लेकिन जब पेप गार्डियोला मैनेजर बने और डॉक्टर रेमन सेगुरा न्यूट्रिशनिस्ट बने बार्सिलोना के फिर से, तो मेसी की ये दिक्कतें दूर हो गई थी। अगेन आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, ये सिर्फ कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, लेकिन इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता कि परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स का यूज बहुत फ्रीक्वेंट है, और ये इतना फ्रीक्वेंट है जितना आप सोच भी नहीं सकते। और ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स को पता होता है कि उनको पीडीज दिए जा रहे हैं। 2004 में ही जब ये सब चीजें चल रही थी, तो आर्सन वेंगर ने इंग्लिश फुटबॉल के लिए भी ये कहा था कि कुछ क्लब्स अपने प्लेयर्स को बिना बताए पीईडीज दे रहे हैं, या तो उनकी डाइट में उनको दे देते हैं, या कुछ मल्टीविटामिन की गोली बोल के उनको ये सब ड्रग्स दे दिए जाते हैं, या जब कोई माइनर मेडिकल प्रोसीजर होता है किसी प्लेयर का, तब उनको ये ड्रग स्लिप कर दिया जाता है बिना उनकी नॉलेज के। इसीलिए 90s में जब सीरिया चल रही थी, तो कुछ मैनेजर्स ने यूवेंटस के प्लेयर्स के फिजिकल डेवलपमेंट को भी क्वेश्चन किया था कि भाई इनकी मस्कुलर कंडीशन और इनकी रिकवरी और इनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा एकदम से अच्छी कैसे हो गई। तो मुद्रिक का जो केस है काफी अनफॉर्चुनेट है, और बिल्कुल भी अगर कोई स्पोर्ट एक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड पे खेला जा रहा है, तो वहां पर इस तरीके के ड्रग्स को बिल्कुल बैन करना चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूं इस चीज से कि अगर मुद्रिक पॉजिटिव पाए गए हैं इस चीज के लिए, तो ठीक है, उन पे बैन लगना चाहिए। लेकिन यहां पर एक सवाल ये होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता लगना चाहिए, जो जानने का कोई भी तरीका नहीं होगा इन माय ओपिनियन, कि क्या मुद्रिक ने जानबूझ के, या कोई भी प्लेयर ये ड्रग्स जानबूझ के लेता है, या उसके डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट, ट्रेनर, उनके द्वारा इन ड्रग्स को दिया जाता है उस प्लेयर को। क्योंकि एक प्लेयर तो वो ड्रग ले लेगा, और न्यूट्रिशनिस्ट और जो ट्रेनर होगा वो भी खुश हो जाएगा कि देखो भाई मेरा प्लेयर तो सही खेल रहा है, अच्छा कर रहा है, रिकवरी वगैरह अच्छी हो रही है इसकी, एज अ फील्ड पे भी इसका प्रदर्शन अच्छा हो गया। लेकिन मरेगा वो प्लेयर, करियर उस प्लेयर का खराब होगा। और ये डोपिंग के केसेस मेरे ख्याल से तो कभी नहीं रुकने वाले हैं। हाँ, रैंडमली आप पकड़ लेंगे, किसी का यूरिन टेस्ट कर लेंगे, आप किसी का ब्लड टेस्ट कर लेंगे, वो पकड़ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो कितने सारे प्लेयर्स कहाँ कहाँ पे डोपिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम कभी नहीं जान पाएंगे। तो ये तो लॉटरी है, इस बार मुद्रिक का नाम आ गया, आगे पता नहीं किसका नाम आएगा। तो आपकी इस पे क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे मोटे फुटबॉलर्स इसमें फंसते हैं, बहुत बड़े बड़े फुटबॉलर्स भी डोपिंग के कारण बैन हुए हैं या उन पर इन्वेस्टिगेशन हुई है। अगेन मैं कह रहा हूं, जो लिस्ट आपसे मैंने शेयर की थी वीडियो की शुरुआत में, वो आप पॉज करके देख सकते हैं, नहीं तो आप गूगल पे जाके देख सकते हैं। उनके अलावा भी और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो बैन हुए हैं। ये तो सिर्फ वो हैं जो डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं, बाकी जो हश हश हो जाता है या जिनको रफा दफा कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत जगह पे वाडा की जो टेस्टिंग लैब्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी शट डाउन हो चुकी है, बिकॉज करप्शन इतना हुआ था कुछ कंट्रीज में कि प्लेयर्स पकड़े जा रहे हैं, सबको पता है कि गड़बड़ चल रही है, लेकिन एक्शन उन पे कुछ नहीं लिया जाता। अब प्लेयर जो पकड़े भी जा रहे हैं उन पे एक्शन कितना लिया जा रहा है हम नहीं जान पाएंगे। तो ये सब रैंडम है, लॉटरी है, पकड़े गए तो पकड़े गए, नहीं तो आप फिर करते रहिए डोपिंग। कोई इसमें आपके पकड़ने वाला नहीं है, आपको जानने वाला नहीं है, कोई तरीका नहीं है पता लगाने का अपार्ट फ्रॉम रैंडम टेस्टिंग कि कौन प्लेयर क्या कर रहा है। तो ये है पूरा केस। एंड अगेन जो बार्सिलोना वाली बात है, प्लीज उसको दिल से मत लगाइएगा, एक कंस्पिरेसी थ्योरी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। हो सकता है इसमें कोई सच्चाई नहीं हो सकता है ये सच हो, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैंने बस जो इंटरनेट पे पढ़ा वो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा मानना है क्योंकि पेप गार्डियोला खुद फंसे हैं डोपिंग के चार्ज में, और उन्होंने उसी डॉक्टर को एज अ न्यूट्रिशनिस्ट हायर किया 2008 में, जिनके 2 केसेस ऑलरेडी 2001 में दोषी पाए गए थे। तो मैं जानता हूं काफी ज्यादा पैशनेट है बार्सा फैंस और इस चीज को अदरवाइज भी ले सकते हैं, तो मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूं, कंस्पिरेसी थ्योरी है, इस चीज में हो सकता है कोई सच्चाई नहीं हो, बस जो मैंने पढ़ा मैं वही बता रहा हूं। आपकी इस पे क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, थोड़ा हटके बनाया आज ये वीडियो, थोड़ी सी रिसर्च वगैरह करनी पड़ी इसके लिए, तो आप बताइएगा कैसा लगा। इस तरीके का आपको वीडियो अच्छा लगा थोड़ा हटके, तो और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। एंड व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द होल डोपिंग स्कैंडल एंड इस मुद्रिक के डिसीजन पे, ये भी मुझे बताइएगा। चेल्सी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा 1 मिनट में मैं वो बता देता हूँ जल्दी से। आई थिंक मुद्रिक इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द स्क्वाड राइट नाउ। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ये अफेक्ट करेगा अभी टीम के मोराल को या टीम जिस तरीके से खेल रही है। हाँ, इट्स अनफॉर्चुनेट फॉर मुद्रिक फॉर श्योर, हो सकता है उनका चेल्सी करियर खत्म भी हो जाए, बट अगर आप फुटबॉलिंग टर्म्स में पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता कि अगर किसी प्लेयर ने डोपिंग नहीं की है तो उसको डरना चाहिए। अगर किसी ने किया तो भाई डरना चाहिए भाई। अगर कोई अच्छा खेल, क्या पता भाई ये प्लेयर अच्छा खेल रहे, डोपिंग वोपिंग करके तो नहीं खेल रहे पता नहीं भाई, बड़ा डर लग रहा है अब तो मुझे भी। बट हाँ, अगर किसी ने डोपिंग नहीं किया एंड इफ ही स्ट्रेट और मेहनत कर रहा है और ईमानदारी से खेल रहा है फुटबॉल, तो किसको क्या डरने की जरूरत है। करते रहे, सब टेस्ट वेस्ट होते रहे सबके, किसको क्या फर्क पड़ रहा है। बट हाँ, अगर बाकी भी कोई प्लेयर कर रहा है तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है। आई डोंट थिंक सो इट्स बिग ऑफ अ डील। अगर मान लो ये जैक्सन, पाल्मर, एंजो, काइसेडो, मदुए के जो मेन टीम के प्लेयर है, कॉलविल, इनको अगर हो जाता तो शायद कुछ होता, बट आई डोंट थिंक सो मुद्रिक
के होने से इमीडिएट कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, बट मुद्रिक के लिए पर्सनल लेवल पे एक बहुत बड़ा सेटबैक है। तो देखते क्या होता है। आई होप जो नेक्स्ट सैंपल का आना है रिजल्ट वो नेगेटिव आ जाए और उसमें मुद्रिक को क्लियर कर दिया जाए। मैं तो बस यही होप कर रहा हूँ, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो आपकी जो भी राय हो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं जल्दी फिर दूसरे वीडियो के साथ, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।